पुलवामा हमले के बाद न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में कश्मीर घाटी में सबसे बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की नई रणनीति का पर्दाफाश हुआ है। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अब जैश ने अफगानिस्तान में युद्ध का अनुभव पा चुके और पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुके आतंकवादियों को भारत भेजा है। इनकी भूमिका भी अलग है। वो सामने लड़ने की बजाय यहाँ के युवाओं को उकसाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, उन्हें आईडी के जरिए बड़े हमले करने के लिए ट्रेनिंग देते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और एक नई रणनीति का पर्दाफाश हुआ है। हमने पुलवामा हमले में देखा था कि जो फिदायीन था उसे उकसाया गया था और वो वहां कश्मीर का स्थानीय युवक ही था। अब आईडी के जरिए कैसे ब्लास्ट किया जाए इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो जैश-ए-मोहम्मद की नई साजिश सामने आई है और गाजी के साथ 3 और नाम सामने आए हैं जो कश्मीर में युवाओं को बरगला रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई है इन हैंडलर्स को। दरअसल न्यूज 18 इंडिया के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने रणनीति बदल ली है। अफगानिस्तान युद्ध में शामिल आतंकवादियों पर दांव खेल रहा है। पाकिस्तान में ट्रेनिंग के बाद भारत भेजा जा रहा है आतंकवादियों को। दरअसल सीधे लड़ने की बजाय युवाओं को उकसाते हैं। ये आतंकी आईडी से हमले की ट्रेनिंग देते हैं। आतंकी अब्दुल रशीद गाजी लिस्ट में सबसे ऊपर है। गाजी ने ही पुलवामा के हमलावर को ट्रेनिंग दी। गाजी जैसे कई आतंकी दक्षिण कश्मीर में सक्रिय हैं। पाकिस्तान से पैसा और दूसरी मदद इनको मिल रही है। पाकिस्तान में आईडी की ट्रेनिंग लेकर ये भारत में दाखिल हुए हैं। घाटी में मौजूद ये आतंकी युवाओं को भटकाने और उनके अंदर जहर भरने का काम कर रहे हैं। आपको एक एक करके इनके बारे में हम बता रहे हैं। सबसे पहले वो नाम जो इस लिस्ट में सबसे ऊपर है और जो पुलवामा का सबसे बड़ा गुनहगार है, आतंकी अब्दुल रशीद गाजी। गाजी ने 9 दिसंबर को घाटी में घुसपैठ की। 18 दिसंबर 2018 को वो पुलवामा पहुंचा। अफगान लड़ाई में हिस्सा ले चुका है गाजी। नाटो और अमेरिकी सेना से लड़ भी चुका है। सभी बंदूक और रॉकेट लॉन्चर चलाने की ट्रेनिंग भी इसने ली है। दरअसल आईडी धमाके करने की खास ट्रेनिंग इसने ली है और नए आतंकवादियों का ब्रेन वॉश करने में ये माहिर है। अमित के पास चलते हैं जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अमित, ये जो नई रणनीति का पर्दाफाश हुआ है, नई जानकारी सामने आई है, ये सुरक्षा एजेंसियों की चिंता ज्यादा बढ़ाने वाली है। और ये इस बात की ओर इशारा करती है कि किस तरीके से जैश-ए-मोहम्मद पिछले कुछ महीनों में अपनी रणनीति बदल रहा है और ऑपरेशन ऑल आउट में उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और अब इसीलिए जितने भी उसके शीर्ष कमांडर थे वो मारे गए थे। तो अब इनके जरिए इनको वो फ्रंट फुट पे इनको वो सामने नहीं लाना चाहता है और बजाय अब तक कि इनको वो एक खामोशी में रहकर और एकाएक युवाओं को प्रभावित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और ये तो महज कुछ ही लोग हैं, 4 लोग हैं जिनकी पहचान हो पाई है। करीब 8 से 12 ऐसे लोग हैं जो जिनकी तस्वीरें तो हैं खुफिया एजेंसियों के पास, लेकिन अभी उनकी पहचान नहीं उजागर हुई है। वो यहाँ पर साउथ कश्मीर में रहकर अपनी गतिविधियाँ चला रहे हैं और उनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है पुलवामा, त्राल, अवंतीपुरा और इसके अलावा कुछ शोपियां में भी मौजूद हो सकते हैं। तो ये खामोशी से वहां पर रह रहे हैं, युवाओं को प्रभावित करते हैं और उनको आईडी और बारूद चलाने की उनको ट्रेनिंग देते। तो बहुत ये एक अहम इनका मोडस ऑपरेंडी है। अब सुरक्षा एजेंसियों के सामने यही चुनौती आने वाले दिनों में कि कैसे वो इन युवाओं को ऐसे लोगों से प्रभावित होने से वो रोके। बिल्कुल, तो ये जो नई साजिश सामने आई है और चुनौती बड़ी है कि इनको कैसे रोका जाए। अमित, फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पुलवामा हमले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। सबसे बड़ा पर्दाफाश हम कर रहे हैं। पुलवामा हमले की पूरी साजिश जैश के आतंकी मसूद अजहर ने पाकिस्तान के रावलपिंडी में आर्मी अस्पताल से रची। आतंकी मसूद अजहर 4 महीने से रावलपिंडी के अस्पताल में इलाज करवा रहा है। उसने पुलवामा हमला 2018 में मारे गए अपने आतंकी भतीजे उस्मान का बदला लेने के लिए करवाया। वहीं से उसने पुलवामा हमले की पूरी साजिश रची और एक ऑडियो मैसेज के जरिए अपने दूसरे भतीजे मोहम्मद उमैर और अब्दुल राशिद गाजी को मिशन पर लगाया। पुलवामा हमले से 8 दिन पहले ही आतंकी हमले के लिए तैयार हो गए थे। तो रावलपिंडी के अस्पताल से मसूद अजहर ने हमले का आदेश दिया। दरअसल ऑडियो मैसेज के जरिए आतंकी मसूद अजहर ने हमले का आदेश दिया। 4 महीने से आर्मी अस्पताल में मसूद का इलाज चल रहा है। बीमारी की वजह से मसूद 6 बड़ी बैठकों में हिस्सा नहीं ले पाया। हमले से 8 दिन पहले हमले के लिए आतंकी तैयार हुए।
ऑडियो में मसूद ने भतीजे उस्मान का बदला लेने की बात कही। 2018 में सुरक्षा बल ने आतंकी उस्मान को मार गिराया था। पुलवामा हमले की साजिश को किसी और से साझा नहीं किया गया। मसूद ने भतीजे मोहम्मद उमैर और अब्दुल राशिद गाजी को मिशन पर लगाया। न्यूज 18 पुलवामा हमले पर सबसे बड़ा पर्दाफाश कर रहा है। पुलवामा हमले की पूरी साजिश जैश के आतंकी मसूद अजहर ने पाकिस्तान के रावलपिंडी में आर्मी अस्पताल से रची। नीतीश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, जो ये नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है और ये बात सामने आई है कि आर्मी अस्पताल में था मसूद अजहर, बीमार था, उसके बावजूद अपने मंसूबों में कामयाब हो गया। जी देखिए, बिल्कुल सही कहा। देखिए, इस पूरे हमले का जो मास्टरमाइंड है मसूद अजहर है और उसने खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है वहां बैठे जो मौलवी नस्र है उसके जरिए वो हैंडलर था। उसके जरिए अब्दुल राशिद गाजी जो कि अफगान वार का एक वेटरन है, अफगान वार में भी फाइट कर चुका है, उसको पहले इन्फिल्ट्रेट करवाया अपने भतीजे उमेर के साथ कश्मीर घाटी में और उसके बाद इस पूरे हमले की साजिश रची गई उसकी देखरेख में और उसके बाद इसने सुसाइड बॉम्बर को डेप्यूट करके ये इस हमले को अंजाम दिया। तो जाहिर तौर से जो कराची है वो रावलपिंडी का बेस हॉस्पिटल है, मिलिट्री हॉस्पिटल है जो पाकिस्तानी आर्मी का, वहां पर बैठा हुआ है और वहां से जो है तमाम हमले को की साजिश बुन रहा है और जिसके सबूत हम दिखाते रहे। कल भी हमने एक ट्रांसक्रिप्ट दिखलाया था जो हमले के बाद हैंडलर से जो बात। बिल्कुल नीतीश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। न्यूज 18 को पुलवामा हमले से जुड़ी एक और एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। हमले के बाद खुफिया एजेंसियों ने एक मैसेज इंटरसेप्ट किया। ये मैसेज SMS सर्विस से इंटरसेप्ट किया गया। हैंडलर और गाजी भी इसी सर्विस के जरिए सुसाइड बॉम्बर के कांटेक्ट में था। ये सर्विस स्मार्टफोन को हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सेट के साथ जोड़कर इस्तेमाल की जाती है। इसके पहले 2 पाक आतंकी ज़ैबुल्लाह और सज्जाद अहमद इसका इस्तेमाल करते पकड़े गए थे। दरअसल न्यूज 18 इंडिया के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि हमले के बाद खुफिया एजेंसियों ने खैबर पख्तूनख्वा से ऑपरेट कर रहे नस्र मौलवी का मैसेज इंटरसेप्ट किया जिसमें उसने भारतीय जवानों के शहीद होने की जानकारी दी। न्यूज 18 को पुलवामा हमले से जुड़ी एक और एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। जानकारी के मुताबिक 14 फरवरी को हमले वाले दिन सुबह 3:30 बजे जम्मू से CRPF का काफिला रवाना हुआ जिसमें कुल 2547 जवान शामिल थे। दोपहर 2:15 पर CRPF का काफिला काजीकुंड पहुंचा। CRPF के काफिले की 14 गाड़ियां काजीकुंड में रुक गई। बताया जा रहा है कि 2 गाड़ियां वहां पर थी और इसमें मौजूद 23 जवानों को दूसरी बसों में बैठा दिया गया। इस बीच 16 बुलेट प्रूफ बस काफिले में और जुड़ी। दोपहर 2:38 पर CRPF का काफिला काजीकुंड से आगे बढ़ गया। इसके बाद दोपहर 3:33 पर स्टोन नंबर 272 के पास आत्मघाती हमलावर ने बस को उड़ा दिया। बताया जा रहा है कि जो बस हमले का शिकार हुई वो काफिले में 5वें नंबर पर थी। एक और बड़ी खबर कश्मीर से, जहां जैश ए मोहम्मद के 60 आतंकी अभी भी छिपे हुए हैं। इन 60 आतंकियों में 35 आतंकी पाकिस्तान के हैं, 25 आतंकी स्थानीय हैं। ये सभी आतंकी उमैर, इस्माइल और गाजी के साथ छिपे हैं। कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ के लिए मुजफ्फराबाद में बैठक हुई। ये बैठक मसूद अजहर की गैर मौजूदगी में सैयद सलाउद्दीन ने ली। बैठक में आतंकियों ने IED से हमले पर बात की। इस बैठक में हिजबुल मुजाहिदीन, जैश और तहरीकुल मुजाहिदीन के आतंकी सरगना मौजूद थे। यही नहीं, ISI ब्रिगेडियर जुबैर भी बैठक में शामिल हुआ था। पुलवामा हमले के दिन क्या क्या हुआ था, कैसे आतंकवादियों ने हमारे जवानों को निशाना बनाया, इसका आंखों देखा हाल खुद उस वक्त वहां मौजूद CRPF के जवानों ने बताया। न्यूज 18 से खास बातचीत में जवानों ने उस दिन के हमले के एक एक पल की कहानी बताई। अनिल शर्मा जी, आप उस कॉन्वॉय में थे, जम्मू से जब आप चले और जब तक वो घटना हुई, क्या क्या हुआ हमें जरा बताइए। जी, जैसे हम कॉन्वॉय में आ रहे थे, सभी ट्रांजिटी अपने अपने बस में छुट्टी से जो कॉन्वॉय बन के आ रही थी उसमें आ रहे थे। अचानक जैसे ही हम इंसिडेंट वाले पॉइंट पे धमाका सुना तो हमारी गाड़ी उस धमाके के पॉइंट से लगभग 8 से 10 गाड़ी पीछे थी। तो तुरंत जो बस की प्रोटेक्शन वाले थे, जो सिक्योरिटी वाले थे और आस पास आरोपी पॉइंट वाले थे, उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली। उस टाइम तक
हमको ये कंफर्म था कि धमाका हुआ है, लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि हमारा नुकसान कितना हुआ है, हमारी गाड़ी में हुआ है या दूसरे व्हीकल पे हुआ है। लेकिन तुरंत सिक्योरिटी फोर्सेस और प्रोटेक्शन वालों द्वारा अपनी पोजीशन लेके हमको सेफ स्थान तक पहुंचाया गया। उसके बाद हमको पता चला कि हमारा कितना नुकसान हुआ है, तब हमें अपने नुकसान के बारे में पता चला। जो लोग मार्टिर हुए, शहीद हुए, उनमें से कोई है जिनके साथ आपने पहले काम किया हो, जिनके बारे में आपको पता हो, उनके परिवारजनों के बारे में कुछ पता हो? जी नहीं, हमारे साथ का कोई नहीं था। वो अदर बटालियंस के थे, उनके बारे में कोई मालूम नहीं है कि कौन कैसे बटालियन से है, या मेरा कोलीग नहीं है कोई उसमें से। लेकिन इस घटना का, क्योंकि आप सब लोग एक साथ आ रहे थे जम्मू से, सब एज ए यूनिट ट्रैवल कर रहे थे, क्या मोराल पे कोई असर हुआ? मतलब हर इंसान को लगता है कि अपना साथ वाला अगर कोई इस तरीके के धमाके में मरता है, डर तो लगता ही है। क्या यूनिफॉर्म पहनने के बाद वो डर खत्म हो जाता है? नहीं, दुख है, हमारे साथी हमारे बीच में से चले गए, उनके परिवार के साथ हमारी भावना है। हमें दुख है कि हम अपना दुख उनके प्रति व्यक्त करते हैं, उनके परिवार के साथ है, हमारा बल उनके साथ है, लेकिन हम अपनी ड्यूटी के प्रति आज भी तैयार हैं और ज़्यादा सख्त से और ज़्यादा निडर होके अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने के लिए। आपने कितनी जल्दी ड्यूटी ज्वाइन कर ली? आप उस कॉन्वॉय में थे, उस घटना के होते ही, क्या पहुंचते ही आप लोगों ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली, या थोड़ा टाइम दिया गया आप लोगों को अपने फ्रेम ऑफ माइंड को ठीक करने के लिए? उस कॉन्वॉय जब इंसिडेंट हुआ तो हमें एक सेफ जगह पे हमें शिफ्ट किया गया वहाँ से। उसके बाद लगभग हम 9 बजे के करीब अपने कॉन्वॉय ग्राउंड में पहुँचे। उसके बाद लगभग 12:30 के करीब अपने कैंप में वापस आए। फिर नेक्स्ट डे सुबह से हमने अपनी ड्यूटी स्टार्ट कर दी। तो मतलब 24 घंटे से कम के वक्त के बाद आपने ड्यूटी शुरू कर दी। Commendable. Within less than 24 hours, they were already back at work. सतवीर सिंह जी, आप कहाँ से हैं? परिवार में कौन लोग हैं? जब उनको पता लगा ऐसी कोई घटना उस कॉन्वॉय में हुई है, क्या इमीडिएटली फोन आया? डरे हुए थे घर वाले? फ़ोन बंद हो चुका था और घर से और दोस्तों के बार बार फ़ोन आ रहे थे, तो मैं बताया ऐसी कोई बात नहीं है और हम ये कायरतापूर्ण किया गया हमला है, इससे हमारे मनोबल पर और ड्यूटी में कोई असर नहीं पड़ेगा। हर कोई कह रहा है, देश भर में हर कोई, सोशल मीडिया पे हो या जब मार्टियर्स को श्रद्धांजलि दी जा रही है, हर कोई कह रहा है कि इसका बदला लेना है। इसके बदले की एक गुस्से की भावना देश भर में है। देशवासियों से आप कुछ कहना चाहेंगे? ये देशवासियों से ये जो हमला किया, ये पीठ के पीछे छुरा घोंपने वाला हमला था। ये कोई बहादुरी का नहीं है, कायरतापूर्ण था और हम इससे हमारे मोराल पर कोई असर नहीं है और हम और भी अच्छी प्रकार से ड्यूटी देंगे और जो हमारे साथी शहीद हुए हैं उनके परिवार के प्रति हमारी बहुत ही वो है, उसके लिए। आप कौन से बस में थे? जो 3 नंबर बस जो अटैक हुआ, उससे कितने पीछे आपका व्हीकल था? मेरा व्हीकल 20 नंबर पर था। उस जो अटैक हुआ था उसके 20 नंबर पर सफर कर रहे थे, तो बिल्कुल पीछे की तरफ थे। आपको कब पता चला कि इतना बड़ा अटैक हो गया है कॉन्वॉय? हमारे को जब उधर से सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया, उधर ही पता चला हमारी गाड़ी में नुकसान हुआ है और हमारे जवान गिनती नहीं थी लेकिन शहीद हो गए थे। शहीद हो गए थे। सुनील तोमर, आप बताइए हमें, कब पता लगा आपको और आपके व्हीकल में जो बाकी लोग थे? क्या रिएक्शन था? क्या मालूम क्या चला आप लोगों को उस घटना के बारे में? जब हम कॉन्वॉय से आ रहे थे तो हमारी व्हीकल है जो लगभग 25 नंबर पर थी, तो अचानक धमाका हुआ, जोर का धमाका हुआ, जिससे कि जो ज़मीन है वो उसमें भी कंपन हुई। तो इसका हमें एहसास हो चुका था कि हमारी जो कॉन्वॉय है उस पर आईडी ब्लास्ट हुआ है, लेकिन हमें ये कंफर्मेशन नहीं हुई थी कि हमारे कितने जवान हैं, शहीद हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं। इसके बारे में कि हमें कोई मालूम नहीं था। हम कॉन्वॉय से आए तो हमारे पास वेपन्स नहीं थे। जो हमारी प्रोटेक्शन पार्टी थी वो उतरी, उन्होंने पोजीशंस ली और जल्दी से हमारी फोर्स ने उस सिचुएशन को कंट्रोल किया और जो हमारे कॉन्वॉय से आने वाली पार्टी थी उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। जब आपने पता नहीं वो पिक्चर्स देखे हैं कि नहीं, जो एक्चुअल घटना स्थल की पिक्चर्स हैं, हम लोग जो यूनिफॉर्म में नहीं है, सिविलियंस हैं, दिल दहल जाता है वो देखने के बाद। फोर्सेस के ऊपर क्या असर होता है? बिल्कुल, ये जो सिविलियंस है उनके लिए ये बहुत ही दुखद भरा है, लेकिन जो हमारी फोर्स है, सीआरपीएफ बल है, इसमें ये घटना पहले भी जो जवान होते हैं उनके आगे होती रहती है। तो हमारे को इस बात का दुख तो है बहुत ज़्यादा। जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके साथ हमारा सीआरपीएफ परिवार पूरा उनके साथ है, इस का हमें बहुत दुख है हमारे जो, लेकिन इससे हमारी जो फोर्स है, बल है, उनके मोराल पर कोई असर नहीं हुआ है।